हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो दोस्तों, सुबह मैंने एक पोल किया था जिसमें अनिल मोहन जी को 44% वोट मिले। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में अनिल मोहन जी का नॉवेल शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले मैं अनिल मोहन जी का ही नॉवेल पढ़ रहा था, बंधक। उसका अगला पार्ट है सबसे बड़ा अमला, जो भी जो मैं अभी जल्दी ही शुरू कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं राज भारती का नॉवेल लेके आया हूँ जिसका नाम है अनहोनी। ये एक हॉरर नॉवेल है, जैसा कि आप लोग कवर पेज में देख ही रहे हैं। और मुझे जो है वो हॉरर कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आशा है आप लोगों को भी ये नॉवेल पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज भारती जी का नॉवेल अनहोनी। अनहोनी, एक प्रेत गाथा। वह एक बड़ी विचित्र रात थी। आकाश के माथे पर चांद किसी दुल्हन के टीके की तरह चमक रहा था। पूरे चांद की रात थी। रेत के समुद्र पर चांदनी किसी चादर की तरह बिछी हुई थी। फिर भी ये एक भयावह रात थी। ऐसी मनमोहक रात और ऐसी भयावह, जब दिलों पर वहशत बरसती हो। अगले पल की खबर ना हो कि क्या होने वाला है, तो चांदनी क्या करेगी। चांद का ये आकर्षण, ये सौंदर्य कौन देखेगा। बाहर के नज़ारे और बाहर का मौसम उसी वक्त ही अच्छा लगता है जब आदमी के अंदर का मौसम अच्छा हो। मन में उमंग हो, खुशी हो, सुकून हो। दूर क्षितिज तक फैला रेगिस्तान, किसी मोटे कालीन की तरह जमीन पर बिछी रेत, धीरे धीरे बहती ठंडी हवा, और किसी सुंदरी के चेहरे की तरह चमकता हुआ खिला खिला चांद। सब कुछ ही ऐसा था कि मन खिल खिल जाए। लेकिन इस आकर्षक रात से आनंदित होने वाला यहाँ कोई न था। जो थे, उनकी आंखों में निर्ममता भरी हुई थी, या आंसू या फिर नींद। किसी आंख में आंसू थे तो कोई सो रहा था। जिसकी आंखें बंद थीं, उसकी किस्मत के जुगनू उसकी ज़िंदगी में अंधेरा फैलाने वाले थे। उस मासूम का क्या दोष था। उस मासूम का कोई दोष हो भी कैसे सकता था। उसका तो अभी नाम तक नहीं रखा गया था। इस दुनिया में आए उसे हुआ ही कितना वक्त था। एक दिन, बस एक दिन। और इस एक दिन ने उसे ये दिन दिखा दिया था कि उसका पालना ऊंट पर कसा जा रहा था। कुछ ही देर की बात थी कि उस मासूम को इस पालने में डालकर ऊंट को हाँक दिया जाना था। इस अनंत रेगिस्तान में यहाँ दो ऊँटें थे। दूसरा ऊँट उस मजलूम के लिए था जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उस ममता की मारी का रोआ रोआ चीख रहा था, मगर होठ बेचे हुए थे। ऐसी बेआवाज चीख को कौन सुनता। यहाँ तो चीखने वालों को कोई नहीं सुनता। दूसरे ऊँट पर काठी बांधी जा रही थी। इस काठी पर इस आंसू भरी आंखों वाली मजलूम औरत को बिठाकर इस ऊँट को भी रेगिस्तान में हाँक दिया जाना था। यहाँ तीन घोड़े भी थे। दो घोड़ों की पीठ खाली थी। इनके सवार इन ऊँटों को तैयार करने में लगे हुए थे, जबकि एक घोड़े की पीठ पर घुड़सवार मौजूद था। और इस घुड़सवार का अंदाज ही निराला था। वह 50-55 साल का एक तंदुरुस्त मजबूत बदन का शख्स था। उसका लिबास हुक्मरानों जैसा था। वह घोड़े की पीठ पर तनी कमर के साथ बैठा था। उसकी गोल गोल आंखें किसी उल्लू की आंखों की तरह चमक रही थीं। वह अपने बाएं हाथ से अपनी मूंछों को बल दे रहा था। वह एक नशे से मदमस्त शख्स था। उसे अपनी दौलत का नशा था, जैसे कोई विजेता था जिसे अपनी ताकत का घमंड था। ऐसे निर्मम लोग कब किसी की आंख देखते हैं। उन्हें अपनी ख्वाहिशों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। ख्वाहिशों भरी आंखों से कब किसके आंसू नजर आ सकते हैं। यह जमींदार रोशन राय था। वह नाम का ही रोशन था, उसके अंदर अंधेरे ही अंधेरा था। उसने अपनी मूंछ छूकर हाथ सीधा किया और कर्कश आवाज में दहाड़ा, जल्दी करो। उसकी कर्कश आवाज़ सुनकर वे दोनों घुड़सवार, जो उसके वफादार थे, और तेजी से अपना काम निपटाने लगे। पालने को जल्दी जल्दी ऊँट की पीठ पर बांध दिया गया और ऊँट की दुम में एक बड़ी घंटी बांध दी गई। दूसरा ऊँट भी तैयार था। उस पर काठी बांधी जा चुकी थी और एक बड़ी घंटी दुम से लटकाई जा चुकी थी। अपना काम निपटा वे दोनों घुड़सवार रोशन राय के सामने आदर से आ खड़े हुए और सीने पर हाथ बांधकर सिर नवाकर बारी बारी बोले, सरकार, मेरा ऊँट तैयार है। मालिक, मेरा ऊँट भी तैयार है। जाओ फिर रवाना हो जाओ। रोशन राय की कर्कश आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजी। वे दोनों वापस पलटे। सामने खड़ी हुई अबला, जो गम से निढाल थी और आने वाले वक्त की कल्पना से ही जिसका दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, जिसकी दुनिया अंधेरी थी। इस औरत के सीने से लगा उसका जिगर का टुकड़ा, जो आने वाले वक्त से बेखबर मीठी मीठी नींद के मज़े ले रहा था, उसे उस वफादार ने एक झटके से छीन लिया और उसे ऊँट की तरफ से चला उस उसे ऊँट की तरफ ले चला। ममता तड़प उठी। असहाय अबला ने हाथ बढ़ाकर उस वफादार से अपना बच्चा लेना चाहा, लेकिन दूसरे गुलाम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए दूसरे ऊँट की तरफ ले चला।
और अब इस औरत के जब्त के तमाम बंद टूट गए। वह विक्षिप्त अंदाज में चीख उठी। उसकी दुख में डूबी हुई आवाज़ रेगिस्तान में गूंज उठी। चांदनी में नहाए रेगिस्तान का दिल चीर गई। रोशन राय, तूने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, मुझे बराबर किया है, मुझे बर्बाद किया है। याद रखना, एक दिन तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तेरा बच्चा भी कोई तुझसे छीन कर ले जाएगा। ये मेरी बद्दुआ है, एक माँ की बद्दुआ। उसके दुख भरे क्रंदन के जवाब में रोशन राय का एक भयानक कहकहा गूंजा। माँ की गोद छीनते ही उस नन्ही बच्ची की आंख खुल गई और खौफजदा होकर एक हृदय विदारक चीख में मारी और फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। रोशन राय के वफादार ने उस मासूम के रोने की कोई परवाह नहीं की। उसने बच्ची को ऊँट पर कल से पालने में डाला और ऊँट की दुम पकड़कर उसे हिला दिया। ऊँट हड़बड़ाकर उठ गया। तब वह वफादार वापस पलटा और तेजी से निकट खड़े अपने घोड़े पर सवार हुआ और ऊँट के निकट आकर उसने अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली और उसकी दुम एक बार फिर जोर से हिलाई। वह ऊँट एक दिशा में तेजी से हिलोरे लेता भाग निकला। बच्ची के रोने की आवाज़, ऊँट की दुम में बंधी घंटी की टन टन, चांदनी रात और रेत का समुद्र, एक अजीब भयावह मंजर था। वह औरत अपनी नन्ही सी बच्ची से बिछुड़ने के इस हृदयग्राही नज़ारे की ताप न ला सकी। वह लड़खड़ा कर रेत पर गिर पड़ी, लेकिन वह नौकर जिसे उसे हाथ पकड़कर दूसरे ऊँट की तरफ ले जाना था, उसने औरत का हाथ न छोड़ा और उसे रेत पर घसीटता हुआ ऊँट की तरफ ले गया। और फिर रोशन राय के इस वफादार ने औरत को अपने हाथों पर उठाकर काठी में डाला, आवाज़ निकाली और ऊँट को खड़े होने का इशारा किया। फिर अपने घोड़े पर सवार होकर इस ऊँट को विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। अब रेगिस्तान की निस्तब्धता में दो घंटियों की आवाज़ें गूंज रही थीं और ये आवाज़ें भिन्न व विपरीत दिशाओं से आ रही थीं। फिर धीरे धीरे ये आवाज़ें मंद होती चली गईं। ना वे ऊँट रहे और न उसका पीछे दौड़ते हुए घुड़सवार। दोनों दिशाओं में धुंध रह गई। वीरान रेगिस्तान में अब अकेला जमींदार रोशन राय रह गया था। चांद उसकी पीठ की तरफ था, इसलिए उसके चेहरे पर साया था। चेहरे पर स्याही मली नजर आ रही थी। ऊँटों व घुड़सवारों के नज़रों से ओझल हो जाने के बावजूद वो किस देर वहाँ खड़ा रहा। आंखें फाड़ फाड़ कर बारी बारी दोनों दिशाओं में देखता रहा। एक क्षण के लिए उसे अपनी इस संगदिली व निर्ममता पर मलाल हुआ, बस एक क्षण के लिए। फिर उसने अपने आप को संभाल लिया और अब उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान नाच रही थी। उसने अपनी मूछों को एक खास अंदाज से मरोड़ा और फिर घोड़े को ऐंठ देकर उसका मुंह मोड़ा और फिर देखते ही देखते उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पीछे उड़ी हुई रेत रह गई जो चांद के उज्जवल चमकते चेहरे को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रेत का समुद्र पार करके जमींदार रोशन राय खुश खुश सा अपनी हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। फिर जैसे अचानक उसे कोई ख्याल आया हो, उसने फौरन अपने घोड़े का रुख फेरा व धीरे धीरे हवेली की दीवार के साथ आगे बढ़ने लगा। हवेली के मालिक को वापस पलटते देखकर हवेली के फाटक पर तैनात दोनों निगरानी घोड़े के पीछे दौड़ने लगे। जमींदार रोशन राय घोड़ा दौड़ाते हुए दीवार के साथ साथ चलता हवेली के पिछवाड़े पहुंच गया, जहां उसने घोड़े पर बैठे बैठे ही आदतन अपनी मूछों को बल दिया। वह बड़े गर्वित अंदाज में अपने पूर्वजों के जाति कब्रिस्तान की तरफ देखा। कब्रिस्तान का गेट खुला हुआ था। वह घोड़ा दौड़ाता हुआ गेट में दाखिल हो गया। उसने घोड़ा रोका और एक नज़र कब्रिस्तान में चारों तरफ डाली। कब्रिस्तान में एक हौलनाक सन्नाटा व्याप्त था। इस कब्रिस्तान में 50-60 कब्रें बनी हुई थी और एक विस्तृत क्षेत्र खाली पड़ा था। उसे कुछ फासले पर एक पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी नजर आई। वह घोड़े को धीरे धीरे दौड़ाते हुए उस जगह पहुंच गया। यहाँ उसके 3 मुलाजिम मौजूद थे। वे रोशन राय को देखते ही आदर से खड़े हो गए। फिर उनमें से एक नौकर जो छोटे कद का व मोटा था आगे आया और रोशन राय के सामने हाथ बांधकर और झुककर खड़ा हो गया। हाँ रॉली, क्या हुआ? काम ठीक से निपट गया? रोशन राय ने पूछा। जी सरकार, रॉली ने अपने बाएं तरफ देखते हुए जवाब दिया। रोशन राय ने घोड़े से उतरने का कष्ट नहीं उठाया। उसने घोड़े को थोड़ा आगे बढ़ाया और काम का जायज़ा लिया। उसके सामने 2 ताज़ा कब्रें बनी हुई थी। एक कब्र छोटी थी और एक बड़ी। कब्रों का जायज़ा लेकर उसने गर्दन हिलाई और फिर अपना घोड़ा मोड़कर धीरे धीरे चलने लगा। रॉली घोड़े के साथ साथ चल रहा था। ठीक है रॉली, अब तुम जाओ। यहाँ एक बंदे को छोड़ देना, वो ज़रा कब्रिस्तान का ख्याल रखेगा। रोशन राय ने अपनी एक मूंछ को बल दिया। समझ गया सरकार, रॉली बोला। बस तो फिर जा आराम कर, मैं भी आराम करता हूँ। आज तो कुछ लंबी घुड़सवारी हो गई। जी सरकार। रॉली चलते चलते रुक गया और फिर जब रोशन राय उनके और उसके बीच फासला बढ़ गया तो वो नई बनी कब्रों की तरफ पलट गया। हवेली के वे दोनों निगराना कब्रिस्तान के फाटक पर खड़े अभी हाँफ रहे थे, जो हवेली से यहाँ तक रोशन राय के पीछे पीछे दौड़ लगाते पहुँचे थे।
उन्होंने अपने मालिक को लौटते हुए देखा तो संभल कर खड़े हो गए। रोशन राय ने उन पर एक नज़र डालना भी जैसे जरूरी नहीं समझा था। वह कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही अपने घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। वे दोनों फिर अपने मालिक के घोड़े के पीछे हो लिए। वे जब हवेली के फाटक तक पहुंचे उस वक्त तक रोशन राय अपने बेडरूम में दाखिल हो चुका था और फिर अभी उसने कपड़े बदले ही थे कि उसकी बीवी नफीसा बेगम कमरे में दाखिल हुई। उसने शंकित निगाहों से अपने पति को देखा हुआ पूछा, कहाँ चले गए थे? नफीसा को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ से भी आ रहा हूँ मैं कुछ करके ही आ रहा हूँ। तुम्हारे बेटे की तरह नहीं हूँ। मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रखा है। एक वह है कि रोशन राय के नाम को भट्टा लगाया हुआ है। बड़े लोगों के पूत। रोशन राय गुस्से में आ गया। पढ़ तो रहा है और कैसे पढ़े? एमए कर रहा है मेरा बेटा। पढ़ाई के साथ उसने अगर अपना शौक पूरा कर लिया तो कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया? आखिरकार उसने पलट कर आना तो हवेली में ही है। तुम्हारे बाद अपनी जागीर संभालनी है। बस संभाल ली उसने जागीर। रोशन राय ने मुंह बनाया। पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं नफीसा बेगम। पूत के पाँव पालने में नहीं, 8 नंबर जूते में है। हाँ, जरा संभल कर रहना। तुम्हारे और उसके पाँव में कोई फर्क नहीं रहा है। कहीं किसी दिन वह तुम्हारे जूतों में पाँव ना डाल दे। नफीसा बेगम अर्थपूर्ण लहजे में बोली और फिर बेअख्तियार हंस दी। हंसी में जहर घुला हुआ था। मुझे धमकी दे रही हो? रोशन राय उसे घूरने लगा। धमकी नहीं दे रही, सच्चाई बता रही हूँ, नफीसा सपाट लहजे में बोली। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। रोशन राय ने भी घुड़की दी। मैं तुम्हें जानना भी नहीं चाहती मेरे सरताज। नफीसा बेगम ने शुष्क व व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा और उन्हें घूरने लगी। पत्नी का ये अंदाज, ये लहजा रोशन राय को बड़ा नागवार गुजरा था। इसके बावजूद उसने संयम से काम लिया और लापरवाही से बोला, नफीसा बेगम, मैं अब सोना चाहता हूँ। जरूर सो, लेकिन क्या तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ जाएगी? अभी तो रात जवान भी नहीं हुई। नफीसा बेगम ने मुस्कुराती नज़रों से अपने शौहर की आंखों में झांका। रोशन राय खामोश रहा तो वो वहीं आगे बोली, उसका फ़ोन आया था। किसका? रोशन राय बेड पर बैठते हुए बोला, समीर का। वह कल आ रहा है। नफीसा बेगम ने एक धमाका खेज खबर बड़े इत्मीनान से सुनाई। रोशन राय के चेहरे पर चिंता के भाव उपजे। वह कुछ क्षण अपनी बीवी को घूरता रहा, फिर पूछा, तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? मैं उसे क्या बताती? मेरे पास अपने बेटे को बताने के लिए है ही क्या? नफीसा बेगम के लहजे में व्यथा भर आई थी। नफीसा बेगम, तुम एक खुशनसीब औरत हो। तुमने समीर को खुश न बताकर अक्लमंदी का सबूत दिया है, अपनी ज़िंदगी लंबी कर ली है। रोशन राय ने सरसराते लहजे में कहा। नफीसा बेगम ने अपने शौहर के चेहरे पर नज़र डाली तो उसे उसके चेहरे पर जैसे कोई काला नाग फन फैलाए बैठा नजर आया। वह रोशन राय की संग दिली से अच्छी तरह वाकिफ थी। वह भली भांति जानती थी कि मौत से खेलना और किसी की ज़िंदगी की किताब बंद कर देना उसके शौहर के लिए तीतर मारने के बराबर था। यह और बात थी कि वह अपने खौफ को अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने देती थी, हालांकि हकीकतन वह अंदर ही अंदर उससे खौफजदा रहती थी। नफीसा भी आखिर इसी खानदान की थी। वह रोशन राय के चाचा की बेटी थी और 8 भाइयों की इकलौती लाडली बहन थी। जब कभी भी उसके 8 भाई इकट्ठे होकर किसी समारोह में शामिल होने को इस हवेली में आते थे तो हवेली के दरों दीवार कांपने लगते थे। उनके बीच बैठकर रोशन राय के लिए अपना रौब व दबदबा बनाए रखना मुश्किल हो जाता था। नफीसा के नाम अच्छी अच्छी खासी जायदाद भी थी, यानी कि वह हर तरह से मजबूत थी, पर अपनी इस सुदृढ़ सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बावजूद वह रोशन राय की गोल गोल उल्लुओं जैसी आंखों को देखकर अंदर ही अंदर कांप जाती थी। वह उसकी निर्मम आंखों में खून की झलक देखती। अपने भीतर के इस खौफ को दूर करने के लिए वह कभी कभी बदजुबानी पर उतर आती। इस वक्त भी जब रोशन राय ने ढके छिपे शब्दों में उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देने की धमकी दी तो वह खौफजदा हो गई, पर अपना खौफ दूर करने के लिए वह बड़ी जुर्रत से मुस्कुरा दी और फिर उसने एक ऐसी बात कह दी कि रोशन राय उस बात को सुनकर हक्का बक्का रह गया। खुद नफीसा बेगम भी अपनी इस जुर्रत पर आश्चर्यचकित रह गई थी। उसने कहा था, रोशन राय साहब, क्या आपको याद है कि मैंने एक बार आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था? और रोशन राय को एकाएक यही महसूस हुआ जैसे उसकी बीवी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया हो। उसका चेहरा जैसे शोलों में गिर गया। उसने अपने मोटे ओंठ सख्ती से भींच लिए। उसकी गोल आंखें और अधिक फैल गईं। उनमें कहर नजर आने लगा, लेकिन उसकी व्यवस्था बस कुछ ही छड़ रही। वह जानता था कि अगर उसने जवाब में गुस्सा दिखाया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कल उसका बेटा समीर राय आ रहा था और अगर नफीसा ने समीर को वैसा बता दिया जो वह जानती है तो समीर ज्वालामुखी बन जाएगा। फिर इस तूफान से बचना किसी तरह भी मुमकिन न होगा।
रोशन राय ने नफीसा बेगम के ये जहरीले शब्द सुनकर एक कहका लगाया। फिर नर्म लहजे में बोला, बाबा उसे थप्पड़ बाबा उस थप्पड़ नहीं तो हमें तुम्हारा दीवाना बना दिया। बड़े होकर आखिर हम तुमसे शादी करने पर मजबूर हो गए। फिर तुम हमसे 2 साल बड़ी भी तो हो। अगर बचपन में हमारी किसी शरारत पर तुमने थप्पड़ मार लिया तो क्या हुआ? बड़े बच्चों को सज़ा देते ही हैं। राय साहब, आपका भी जवाब नहीं। कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आराम फरमाइए। और वह कमरे से बाहर निकल गई। रोशन राय उस दरवाजे को घूरता रह गया जहाँ से नफीसा बेगम अभी बाहर गई थी। वह कुछ देर तक अपनी गोल गोल आंखों से दरवाजे को घूरता रहा। फिर तकिए सीधे किए और बिस्तर के हवाले हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो नवजात बच्ची के रोने की आवाज़ें उसके कानों से टकराने लगी। रेगिस्तान का वह घटना चक्र, वह मंजर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उस औरत की बददुआ उसका दिल चीरने लगी। रोशन राय ने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने उठकर दरवाज़ा बंद किया। लाइट जल रही थी। वह उसने बंद नहीं की। वह अब अंधेरे में नहीं सो सकता था। एक ज़माना था कि हल्की सी रोशनी भी उसे चैन की नींद न सोने देती थी। उसके बेडरूम के दरवाजे और खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। इन पर्दों को जब फैला दिया जाता तो उसका बेडरूम किसी फोटोग्राफर के डार्क रूम में बदल जाता था। नफीसा बेगम को ऐसे अंधेरे से वहशत दहशत होती थी। शुरू के कुछ दिन तो वह रोशन राय के साथ सोई। फिर उसने मजबूर होकर अपने अलग बेडरूम में सोना शुरू कर दिया था। पर अब जबकि रोशन राय को भी अंधेरे में नींद ना आती और वह कमरे की लाइट जलाकर सोता था, तो भी नफीसा बेगम ने अपना अंदाज ना बदला था। इस तेज रोशनी में भी उसका सोना संभव नहीं था। वह आरंभ से ही हरे रंग के 0 वाट के बल्ब की रोशनी में सोने की आदी थी। रोशन राय को जहाँ दूसरे शौक थे, वहीं शिकार खेलने का भी शौक था। और इस शौक ने ही उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी थी। एक बार तीतर का शिकार खेलते हुए उसके रास्ते में एक काला नाग आ खड़ा हुआ था। रोशन राय का और कोई रास्ता रोके, ये बात उसे किसी तौर पर पसंद नहीं थी। वह अपने रास्ते में आने वाले को बड़ी बेदर्दी से कुचलने का आदी था। उस नाग को वह भला क्या खातिर खातिर में लाता। उसने कंधे से बंदूक उतारकर उस नाग का निशाना लिया, जो उसके रास्ते में फन का निशाना बांधकर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ और सांप के फन के परखच्चे उड़ गए। रोशन राय टुकड़ों में बट चुके उस सांप की विजयी भाव से देखता हुआ आगे बढ़ गया। यहाँ से ही उसकी मुश्किलें आरंभ हुई, जिसके कारण रोशन राय लाइट जलाकर सोने पर मजबूर हुआ। ये उसी रात की बात है कि रोशन राय जब शिकार खेलकर हवेली लौटा और रात को अपने बेडरूम में सोया, तो उसने एक बड़ा डरावना सपना देखा। यह ख्वाब इतना गहरा और साफ था कि उसे लगा कि वास्तव में ही वह सब हो गया है। उसकी आंख खुल गई और उसने घबराकर साइड लैम्प रोशन किया और सामने लगे आईने में घबराकर ही अपनी आंख पर नज़र डाली। उसने खुदा का शुक्र किया कि उसकी आंखें सही सलामत थीं। उसने ख्वाब में देखा था कि वह अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा है। अचानक सांप की फुफकार सुनाई देती है। वह आंखें खोलता है तो अपनी आंखों के सामने काले नाग को पाता है। आंखें खोलते ही नाग उसकी सीधी आंख पर फन मारता है। उसकी आंख लहूलुहान हो जाती है। आंख में तीव्र दर्द उठता है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। हवास बहाल होने पर ही यह हकीकत सामने आती है कि यह महज एक ख्वाब था। तो उसकी जान में जान आई थी, लेकिन इस ख्वाब की दहशत जाने के उसके विवेक व उसके हवासों पर छाकर रह गई। फिर एक रात रोशन राय ने अपने बेड के चारों तरफ बेशुमार सांप देखे, इतने कि अगर वह पाँव कालीन पर रखता तो वह किसी सांप पर ही पड़ता। यह ख्वाब देखने के बाद उसने कई गिलास ठंडा पानी पिया, तब कहीं जाकर हवास ठिकाने आए। और फिर इन ख्वाबों ने दृष्टि भ्रम व आवाज़ों का रूप लेना शुरू किया। वह बैठा अखबार पढ़ रहा होता कि अचानक उसे किसी सांप के फुफकारने की आवाज़ सुनाई देती और उसे यूं महसूस होता जैसे उसके निकट से कोई सांप तेजी से सरसराता हुआ गुजर गया हो। इसके बाद इन ख्वाबों व दृष्टि भ्रम ने हकीकत का रूप धर लिया। एक रात जब वह सोते हुए अपने बेडरूम में सॉरी एक रात जब वह अपने बेडरूम में आया तो उसने काले नाग को तकिए पर कुंडली मारे बैठे देखा। वह फन फैलाए झूम रहा था। रोशन राय को देखते ही वह तेजी से फिसल कर बेड के नीचे चला गया। उस रात उसने पहरा देने वाले अपने आदमियों को बुलाकर कमरे का चप्पा चप्पा छनवा मारा, लेकिन सांप कहीं दिखाई नहीं दिया। यह भी निश्चित था कि सांप कमरे से नहीं निकला था, क्योंकि अपने नौकरों के आने तक रोशन राय स्वयं दरवाजे पर मौजूद रहा था। बेडरूम में ऐसा कोई सुराख न था जिसमें घुसकर सांप गायब हो जाता। अब रोशन राय अंधेरे में सोते हुए डरने लगा था। शुरू शुरू में उसे रोशनी में नींद आती थी,
धीरे धीरे वह रोशनी का आदी हो गया। अब वह रोशनी में बिना किसी परेशानी के सो जाता था। आज की रात एक बार फिर उस पर भारी थी। वह करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बच्ची के बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ कभी दूर से आती और कभी यूं महसूस होता जैसे वह बच्ची उसके तकिए के साथ ही लेटी हो। रोशन राय को सिर उठाकर तकिए के किनारे पर देखना पड़ता। कभी उसे औरत की दुख भरी फरियाद सुनाई देती। उसे यूं महसूस होता जैसे श्राप देती वह औरत उसके बेड के सामने खड़ी हो। वह आंखें खोलने पर मजबूर हो जाता, लेकिन सामने कुछ ना होता। गाइस, इस नॉवल में शब्द जो हैं वो काफ़ी गलत और काफ़ी इधर उधर हैं, तो मैं अपने तरीके से पढ़ रहा हूँ समझ के। बीच में कोई शब्द गलत पढ़ जाऊँ तो एडजस्ट कर लीजिएगा। रोशन राय के लिए एक और बड़ी मुसीबत भी तो थी, उसका अपना बेटा समीर राय। उसके ख्यालों में अपने बेटे समीर का चेहरा उभरा, गुस्से में, लाल भभूका, आंखों से आग बरसती हुई। वह रोषपूर्ण आवाज़ के साथ पूछता, बाबा, यह आपने क्या किया? मुझे ये किस जुर्म की सज़ा दी आपने? यूं रोशन राय की ये बात आंखों में कट सॉरी यूं रोशन राय की ये रात आंखों में कटी। ऐसा होना भी चाहिए था। जो दूसरों को दुख देते हैं, वो दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाते हैं, वे भला किस तरह सुकून की नींद सो सकते हैं? सुबह नमाज के वक्त उसकी आंख मुश्किल से ही खुली। अभी वह कुछ ही देर सो पाया होगा कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में है, कब्र में लेटा हुआ है। इतना घोर अंधेरा था कि आंखें खोलते हुए खौफ महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि वह तो कमरे की लाइट जलाकर सोया था। ये कमरे की लाइट कैसे बुझ गई? कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वह दरवाजे बंद करके सोया था। हवाल संयंत्र हुए तो उसे ख्याल आया कि कहीं लाइट न चली गई हो। हाँ, लाइट जा सकती थी, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ना था? हवेली में शक्तिशाली जनरेटर भी तो था, जो लाइट जाते ही चालू हो जाता था। उसने गौर से सुना, जनरेटर चलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। इसका मतलब था लाइट नहीं गई थी। फिर कमरे में अंधेरा क्यों है? वह अंधेरे में टटोलते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। फिर ख्याल आया कि पर्दा हटाकर क्यों ना देख ले। हवेली की राहदारी में पूरी रात रोशनी रहती थी। उसने अभी पर्दा सरकाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में एकदम उजाला फैल गया। कमरा प्रकाशमान होते ही उसने एक जोरदार फुफकार की आवाज़ सुनी और उसने एक सांप को पर्दे के पीछे जाते देखा। उसने पर्दा छोड़कर तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया और तेजी से पर्दा समेटा, लेकिन सांप उसे कहीं नजर नहीं आया। उसने पूरा पर्दा अच्छी तरह देख लिया। सांप पर्दे के पीछे गया था, ये बात यकीन थी। अब सांप पर्दे के पीछे नहीं था, ये बात भी निश्चित थी। इतनी देर में वह कहाँ गायब हो गया, यह कोई नहीं बता सकता था। नफीसा बेगम सुबह ही उठ जाने की आदी थी। वह सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। इस बीच उसने कई बार अपनी खास नौकरानी लोंगसरी से रोशन राय के बारे में मालूम किया। वह हर बार यही खबर लाई कि मालिक अभी नहीं उठे। जब नाश्ते का भी वक्त गुजर गया और दोपहर के खाने का वक्त सिर पर आ पहुंचा, तो नफीसा बेगम ने एक बार फिर लोंगसरी को रोशन राय के बारे में मालूम करने के लिए भेजा। वह फिर वही खबर लाई, बीवी, मालिक अभी नहीं उठे। वो कहकर सोए हैं कि जब तक वो खुद दरवाज़ा ना खोले दस्तक ना दी जाए। नफीसा सोच में पड़ गई। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं थी। रोशन राय प्रायः देर तक सोता रहता था, लेकिन 12 साढ़े 12 बजे तक ज़रूर उठ जाता था। अब तो 2 बज रहे थे। इतनी देर तक वह कभी नहीं सोया था। नफीसा बेगम चिंतित थी। वह चिंतित ज़रूर थी, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं था कि वह किसी नौकर चाकर से उसके दरवाजे पर दस्तक दिलवा सके। वह अपनी परेशानी दूर करने के लिए लोंगसरी से इधर उधर की बातें करने लगी। अभी वे बातें ही कर रही थी कि एक नौकरानी भागती हुई कमरे में आई। नफीसा बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। नौकरानी के चेहरे पर खुशी थी। वह कोई खुशखबरी लाई थी। नफीसा बेगम ने सुकून का सांस लिया। पूछा, क्या हुआ मालकिन? छोटे मालिक आ गए हैं? अच्छा। नफीसा के चेहरे पर भी जैसे फूलों की बारिश होने लगी। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। लोंगसरी ने फौरन से जूतियाँ पहनाई। तभी जाने क्या सोचकर नफीसा बेगम की खुशी हवा हो गई। वह एकाएक ही उदास और संजीदा नजर आने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी वह दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि उसे अपने बेटे समीर की आवाज़ सुनाई दी। मेरी माँ, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ बेटे, मेरे समीर, उसने ठिठकते हुए आवाज़ दी। समीर कमरे में दाखिल होते ही बेअख्तियार अपनी माँ से लिपट गया। कैसी हो तुम माँ? नफीसा बेगम कुछ न बोली। उसने बोलने की कोशिश की तो उसका गला रूंध गया। बदन में कपकपी सी उठी। अपनी माँ को कांपते देखकर समीर राय ने उसे स्वयं से जुदा किया और ज़रा पीछे होकर अपनी माँ का चेहरा देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जज्बात बेकाबू होते जा रहे हो। माँ, क्या हुआ? खैरियत तो है? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा,
सब खैरियत ही है। उन्होंने समीर को अपने करीब कर लिया। वह उससे अपनी आंखें चुराना चाहती थी। उनकी आंखें भर आई थीं। माँ, बाबा तो ठीक है? समीर ने घबरा कर ही पूछा था। हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या गड़बड़ है? माँ, कुछ हुआ ज़रूर है। क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं हुआ समीर, बैठो। तुम एक लंबा सफ़र करके आए हो। नफीसा बेगम ने उसे अपने बेड पर ही प्यार से बैठा लिया और फिर उसके करीब बैठते हुए पूछा, तुझे भूख लगी होगी, खाना लगवाऊं? हाँ माँ, भूख तो लगी है, लेकिन पहले ज़रा फ्रेश होकर नहा धो लूँ, फिर खाऊंगा खाना। लॉन्गसरी, नफीसा ने नौकरानी से कहा, जा साहब के कपड़े निकाल और ज़रा बाथरूम में देख लेना। देख ज़रा भी गंदा ना हो। बीवी, आप फिक्र ना करें, मैं देख लेती हूँ, कहते हुए लॉन्गसरी कमरे से निकल गई। हाँ माँ, ये तो बताएं, नमीरा का क्या हाल है? समीर ने अपनी बीवी के बारे में पूछा। मैं उधर नहीं गया, सीधा आपके ही पास आया हूँ। पहले माँ फिर बीवी। यह सुनते ही नफीसा बेगम के मुंह से एक सिसकारी निकल गई। लाख जब्त किया लेकिन बेअख्तियारी सिसक उठी थी वह। समीर चौंका। माँ, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बोलिए ना, नमीरा ठीक तो है? नहीं समरा समीर, वह ठीक नहीं है। वह एक बच्ची को जन्म देकर चल बसी। नफीसा बेगम ने दिल पर पत्थर रखकर खबर सुनाई। क्या? मेरी नमीरा चल बसी? समीर तड़प उठा। उसके चेहरे पर जर्दी फैल गई। और मेरी बच्ची? वह भी ना रही। नफीसा बेगम ने एक गहरी सांस ली। उसे क्या हुआ? समीर ने तड़प कर पूछा। नमीरा की मौत के बाद वह आधा घंटा भर भी जिंदा ना रही, वह भी चल बसी। माँ, यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई, ये सब हो गया और आपने मुझे इत्तला भी नहीं दी? समीर ने भर्राए स्वर में पूछा था। बेटा, मैंने चाहा था कि तुम्हें इत्तला दे दूँ, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे रोक दिया, नफीसा ने बताया। क्यों? समीर की आंखें फैल गई। मैं नहीं जानती, शायद इसी में तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। बेटे, तुम गम न करो, सब्र से काम लो। तू तो मेरा बहादुर बेटा है। वह उसे तो सब्र का पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन खुद उसका यह हाल था कि आंखों से मोटे मोटे आंसू बह निकले थे। माँ, मेरी बीवी मर गई, मेरी बच्ची मर गई, और आप कहती हैं कि सब्र कर? मैं कैसे सब्र करूं? समीर तड़प तड़प गया। नफीसा बेगम ने खुद को संभाला, बोली, अरे छोड़, बेटी ही तो थी, बेटी का क्या गम? चल बसी तो अच्छा हुआ। तुझे तो अपनी जागीर के लिए वारिस चाहिए। और रही नमीरा की बात, तो वह कौन सी हमारे खानदान से थी? खानदान में कई लड़कियां तेरे नाम की बैठी हैं, जिस पर उंगली रखेगा उसे ही ले आऊंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? समीर ने अविश्वास व हैरत से माँ को देखते हुए कहा। आप पर कब से बाबा का साया पड़ गया है? देख बेटा, बात नफीसा बेगम अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि लॉन्गसरी कमरे में दाखिल हुई। बीवी, मालिक इधर आ रहे हैं, यह सूचना दे लॉन्गसरी उल्टे कदमों वापस चली गई। ओह, हमारा बेटा आया है? लॉन्गसरी के निकलते ही रोशन राय कमरे में दाखिल हुआ। उसने आगे बढ़कर समीर को गले से लगाया। समीर खामोशी से उनके गले लग गया। रोशन राय ने उसके दोनों, मेरा बहादुर बेटा। समीर ने खाली खाली निगाहों से अपने बाप की तरफ देखा और बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। रोशन उसे हक्का बक्का देखता रह गया। समीर राय की बेचैनी देखने वाली थी। उसे किसी पहलू चैन न था। वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसे ख्वाब में नमीरा नजर आई थी। वह किसी जंगल में भटक रही थी और उसका नाम लेकर उसे पुकार रही थी। इस ख्वाब ने उसे और व्याकुल कर दिया था। हवेली की फिजा बड़ी अजीब सी थी। नमीरा के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। होंठ सिले हुए थे। साथ ही कई अनकही कहानियाँ नमीरा और उसकी बच्ची के बारे में गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई किसी बात की पुष्टि करने को तैयार नहीं था। खुद माँ बाप का रवैया उलझा देने वाला था। नफीसा के चेहरे पर जो भाव थे वह उनकी ज़ुबान पर ना थे, और जो ज़ुबान पर था उनके चेहरे से मेल न खाता था। नमीरा और उसकी नवजात बच्ची के पीछे कोई रहस्य ज़रूर था, लेकिन वह क्या रहस्य था? इसका सिरा समीर के हाथ में नहीं आ रहा था। उसकी बेचैनी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। शायद उसी से गफलत हो गई थी। अभी 15 दिन पहले ही तो समीर को नमीरा का पत्र मिला था। वह बस सिर्फ एक पंक्ति का पत्र था, लेकिन इस एक पंक्ति में, एक वाक्य में ही जैसे एक पूरी दास्तान लिखी हुई थी। नमीरा ने लिखा था, मैं खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ, हो सके तो मुझसे मिल जाओ। इस संक्षिप्त से व्यथापूर्ण पत्र को पढ़कर समीर कुछ देर के लिए उदास हो गया था। उस शाम उसे एक म्यूजिक प्रोग्राम में जाना था। उसकी उसी वक्त उसके दोस्त उसे लेने आ गए थे और वह उसे म्यूजिक कंसर्ट में शामिल हो कुछ ऐसा व्यस्त हुआ कि नमीरा उसके जहन से निकल गई। फिर मुंबई के रंगीन शामों, संगीत भरी रातों, यूनिवर्सिटी की हंसती मुस्कुराती सुबह में वह कुछ इस तरह गुम हुआ था कि प्रायः वह यह भी भूल जाता था कि वह कौन है। नमीरा उसका चुनाव और उसकी पसंद थी।
वह उसे एक संगीत समारोह में मिली थी। उनकी ये पहली मुलाकात ही बहुत गहरी साबित हुई। वे एक दूसरे के दिलों में उतरते चले गए। नमीरा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। परिवार का नाता एक छोटे से शहर अमरोहा से था। उसके पिता बरसों पूर्व ही अमरोहा छोड़कर मुंबई में आ बसे थे और यहाँ वह एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर के पद पर थे। नमीरा कुछ एक मुलाकातों में ही समीर के दिल पर किसी स्टिकर की तरह चिपक गई। समीर राय ने प्रपोज किया, शादी की पेशकश की और नमीरा शादी के लिए फ़ौरन तैयार हो गई। लेकिन उसके माँ बाप ने कहा जब तक समीर के घर वाले रिश्ता मांगने नहीं आते वे रिश्ता नहीं करेंगे। समीर ने अपने बाप से बात की। उसने खुले दिल होने का सबूत देते हुए नमीरा को अपनी बहू बनाने पर तो रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन अपने से छोटे लोगों के दर पर रिश्ता मांगने जाने से साफ इनकार कर दिया। बिना उसके माँ बाप के आए नमीरा का बाप रिश्ता देने पर तैयार नहीं था और समीर का बाप रिश्ता मांगने पर राजी ना था। परिणाम ये रहा, समीर व नमीरा का रिश्ता परंपराओं के अनुसार न हो सका और समीर व नमीरा ने अपने तौर पर औपचारिकताएं पूरी कर ली। समीर ने अपने एक दोस्त के घर अपने दोस्तों की मौजूदगी में चुपचाप नमीरा से निकाह यानी विवाह कर लिया। जब नमीरा के माँ बाप को अपनी बेटी के इस दुस्साहस व संगीन कदम की सूचना मिली तो उन्होंने जिंदगी भर के लिए उसका मुंह न देखने की कसम खा ली। और जब समीर अपनी विवाहित नमीरा को लेकर हवेली पहुंचा तो उसके माँ बाप ने भी बड़े बुझे मन से उसका स्वागत किया। बाप तो बाप, समीर की माँ को भी यह बात पसंद नहीं आई थी। पसंद न आने के बावजूद भी नफीसा ने नमीरा को हवेली से निकाल बाहर नहीं किया था, शायद इसलिए कि वह जानती थी कि अगर ऐसा किया तो समीर बिगड़ बिगड़ जाएगा इसलिए कि वह जानती थी कि अगर ऐसा किया तो समीर बिगड़ जाएगा और वे दोनों अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना नहीं चाहते थे। नमीरा सुंदर तो थी ही, खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी थी। उसने शीघ्र ही नफीसा बेगम को अपनी तरफ झुका लिया। सास बहू के रिश्ते में जो ठंडापन था वह धीरे धीरे कम होता गया। नमीरा ने अपनी जहानत और अपने मधुर व्यवहार से नफीसा बेगम के दिल में घर करना शुरू कर दिया। इधर वह सास के दिल में घर करती जा रही थी तो समीर के दिल से निकलती जा रही थी। नमीरा का नशा उतरा जा रहा था। वह नमीरा को भूलता जा रहा था। समीर एम ए कर रहा था और हॉस्टल में रहता था। मुंबई में बांद्रा के इलाके में उसके बाप का बंगला था, लेकिन समीर को उसमें रहना पसंद नहीं था। उसकी तो हवेली से जान जलती थी, फिर वह इतने बड़े बंगले में अकेला कैसे रहता। उसे हॉस्टल ही रास आता था। दूसरों के साथ उनके बीच रहना पसंद था। वह एक भावुक लेकिन दृढ़ निश्चय नौजवान था। जो दिल में समा जाता उसे कर गुजरता था। नमीरा से शादी भी उसने दिल में उठने वाले ज्वार भाटा के प्रभाव में कर ली थी। अब वह जोश कम हो रहा था। वह नमीरा को हवेली में पहुंचाकर जैसे भूल ही गया था। यहाँ तक कि नमीरा का एक पंक्ति वाला जज्बाती पत्र भी समीर के दिल के समुद्र में हलचल नहीं मचा सका था। और यूं नमीरा अपने अकेलेपन का रोना रोती वह उसे याद करती मर गई थी। समीर सोचे जा रहा था और जितना सोच रहा था उसका गम, उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। उसका गला बार बार रूंझ जाता था, आंखें छलकी जा रही थीं। वह गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। अभी वह आधे रास्ते में ही था कि उसे एकाएक ब्रेक लगाने पड़े। वह शख्स बिल्कुल अचानक ही गाड़ी के सामने आया था। समीर ने फुर्ती से पाँव ब्रेक पर ना रख दिया होता तो गाड़ी यकीनन उस शख्स पर चढ़ जाती। वो कोई फ़कीर था। उसके सिर के बाल लंबे व उलझे हुए थे। मूंछ व दाढ़ी के बाल भी बेतहाशा बड़े हुए थे। उसका जिस्म एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वह सांवले रंग व ऊंचे कद का आदमी था। उसकी काली आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। एक फ़कीर का यह दुस्साहस देखकर समीर को गुस्सा आया। जागीर में कौन ऐसा शख्स था जो समीर राय से वाकिफ न था। मालिक की गाड़ी आते देखकर उसे सामने आकर रोकना तो बड़े दिल गुर्दे का आत्मघाती कदम था। समीर वैसे भी अपने आपे में नहीं था। वह उसे देखकर गुस्से से चीख उठा, क्या है? उस फकीर पर, इस ऊल जलूल शख्स पर समीर के गुस्से का कोई असर न हुआ। वो गाड़ी के सामने से हटकर समीर के करीब आ गया और अपनी तीखी पैनी नज़रों से उसे घूरते हुए बोला, मूर्ख, कब्रिस्तान में क्या रखा है? वहाँ क्यों जाता है? अरे जाना है तो रेगिस्तान में जा। खाली कब्रों में तुझे क्या मिलेगा? इतना कहकर वह मलंग रुका नहीं। वह घूमकर गाड़ी के पीछे आया और फिर सड़क से उतर पेड़ों के झुंड में चला गया। समीर उसकी बात सुनकर एकदम चौंका। वह फौरन गाड़ी से उतरकर बाहर आया ताकि उस अजनबी शख्स से सवाल जवाब कर सके, उससे पूछ सके कि उसे कैसे मालूम हुआ कि वह इस वक्त कब्रिस्तान जा रहा है। कब्रों और रेगिस्तान में तलाश से उसकी क्या मुराद थी? उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो मलंग पेड़ों के झुंड में जा रहा था। ठहरो, सुनो! समीर उसे पुकारता हुआ उसके पीछे लपका। लेकिन जब समीर उसके पीछे पेड़ों के झुंड में दाखिल हुआ तो वो रहस्यमय शख्स उसे कहीं नजर नहीं आया। इतनी देर में वो ना जाने कहाँ छिप गया था। वह गायब हो चुका था।
समीर निराश होकर गाड़ी की तरफ लौटा। वह फिर गाड़ी स्टार्ट कर कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। समीर का दिल तो पहले ही अपने काबू में नहीं था। नमीरा की अचानक व दर्दनाक मौत की इत्तला उसे खून के आंसू रुला रही थी। दिल का दर्द बढ़ता ही जाता था। उसे अपने बाप पर बहुत गुस्सा था कि आखिर उन्होंने उससे ये खबर क्यों छुपाई थी। इसमें उसका क्या हित था। माँ ने कहा था उसकी बेहतरी के लिए ही उसे यह इत्तला नहीं भेजी गई थी। उसकी क्या बेहतरी हो सकती थी। माँ ने ज़रूर उसकी तसल्ली के लिए ही ऐसा कहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अनहोनी के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा होगा। शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, लेकिन ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।